पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, इमरान खान है आप। तादाद में आपको खुशामदीद कहता हूं और मेरे नौजवान मैं इस शानदार इस्तकबाल का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। जब मेरी हुकूमत हटाई गई जब एक बैरूनी साजिश के तहत मेरी हुकूमत हटाई गई तो जो दूसरा जलसा था वो मैं कराची करने आया, क्योंकि मुझे पता था कि इस मुल्क में सियासी तहरीके हमेशा कराची से शुरू हुई। कराची के लोग शऊर रखने वाले लोग हैं, सियासत को समझने वाले लोग हैं, और इसलिए मैं आपके पास तब आया। और मुझे अभी भी याद है कि मज़ार कायद पे जिस तरह मेरी कराची की आवाम निकली और मेरी हौसला अफजाई की, मैं उसका भी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका। अब तो बाई इलेक्शन है इतवार को, 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं इतवार को, मलीर में और कुरंगी में। तो मैं आज इधर शाह फैसल कॉलोनी में खड़े होकर सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं, सारे मुल्क को मैं आज पैगाम दे रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है, ये मुल्क का फैसला होने जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक मुल्क जो अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया था पाकिस्तान का, वो आज एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी करते हैं, और जब एहतसाब होने लगता है बाहर भाग जाते हैं, फिर डील करते हैं, एनआरओ लेके वापस आ जाते हैं, फिर जब एहतसाब होने लगता है फिर बाहर भाग जाते हैं, एनआरओ लेके वापस आते हैं। ये अमीर तरीन होते जा रहे हैं, कौम मकरूज होती जा रही है। जब से ये आए हैं 6 महीने में, और कराची के लोगों, आप शऊर रखने वाले लोगों,
ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। और जब कराची की तबीयत खराब होती है तो मुल्क की तबीयत खराब हो जाती है। ये पाकिस्तान का फाइनेंस का इंजन है, ये आगे लेके चलता है और मुल्क आगे जाता है। तो कराची आप सब जानते हैं कि जब से ये आए हैं चोर, एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और जब से ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 50 साल में मुल्क की सबसे ज्यादा महंगाई। यहां फैमिलीज बैठी हैं, जब बिजली के बिल आते हैं तो आप सब जानते हैं कि कभी इस मुल्क के अंदर इतनी महंगी बिजली, और खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका, बिजली अभी गैस बढ़ने वाली है, लोड शेडिंग, पेट्रोल और डीजल 150। जब हम छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तकरीबन 150 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल और 150 रुपए का डीजल। ठीक कह रहे हो, फजलुर रहमान भी 150 रुपए का था। और उसके बाद एक एक चीज महंगी। आटा 55 रुपए किलो पे छोड़ के गए थे, आज 100 रुपए से ऊपर है। तो क्या मुल्क में क़यामत आई कि महंगाई आसमानों पे, बेरोजगारी बढ़ रही। आज मैं फिर से कहता हूं, तनख्वाहदार तबकों के लिए, उनके पास तनख्वाहें नहीं बिल देने के लिए, और जबकि कौम गरीब हो रही, कौम मुश्किल में मकरूज, रुपया 30% रुपया गिरा है। मेरे कराची के लोगों, जब रुपया 30%, समझें कि अगर आप बैंक में आपका 100 रुपया पड़ा था, उसकी सिर्फ 70 रुपया रह जाता है। और ये जिनके बाहर अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि डॉलर ऊपर चला जाता है। ये 30% ऊपर, मुल्क 30% नीचे। तो सवाल ये है कि जिन लोगों ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, आज सारी कौम सवाल पूछ रही है कि जो आपने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर बिठाया, तारीख, इस मुल्क की तारीख आपको नहीं भूलेगी। ये कौम आपको नहीं भूलेगी जो आपने जुल्म किया इस कौम के साथ। दुश्मन भी ना करे, दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान का, जो इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करके नुकसान पहुंचाया। तो ये रेफरेंडम है, परसों जो इलेक्शन है, 8 जगह मैं इलेक्शन इसलिए लड़ा हूं कि मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि हमने फैसला करना है। क्या हमने भेड़ बकरियों की तरह इनकी गुलामी करनी है, चोरों की, या एक आजाद कौम की तरह, एक खुददार कौम की तरह अपने पैर पे खड़ा होना, हकीकी आजादी लेनी है अपनी।
क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। मैं वो पाकिस्तानी हूं, अल्लाह ने मेरे से बेहतर टैलेंटेड खिलाड़ी थे क्रिकेट में, मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग थे जो मेरे से ज्यादा अस्पताल बना सकते थे। पॉलिटिक्स में मेरे से ऐसे लोग थे जिनकी खानदान पॉलिटिक्स में थे, मेरा तो कोई खानदान पॉलिटिक्स में नहीं था। लेकिन मेरे पाकिस्तानी औलाद ने कामयाबी मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं आजाद हूं, मैंने किसी की गुलामी नहीं की। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। ये इंसान को आजाद करता है। और मेरे पाकिस्तानियों, खास तौर पे मैं अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ आजाद ज़हन, आजाद इंसान, आजाद मुल्क, सिर्फ उनकी परवाज ऊपर होती है। गुलाम तो अच्छी गुलामी कर सकते हैं, गुलाम तो वो बन सकते हैं जो इस वक्त मुल्क का क्राइम मिनिस्टर है, जिसको चेरी ब्लॉसम कहता हूं। अच्छा, जरा ये देख लें, कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता, जरा ये देखें पहले। मैं सऊदी से होकर आया हूँ, और मैंने भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने वही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में फैसले साहब ने आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। अच्छा सुनो, अब सुनो पाकिस्तानियों, ये जरा बड़ी गौर से मेरी बात सुनो। जब आपका प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह दूसरों से पैसे मांगता, और जो दूसरे, याद रखें, जिन मुल्कों से ये पैसे मांगते हैं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जब भी दूसरे मुल्क का मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था तो पहले फॉरेन ऑफिस मुझे पूरा उसका शजरा बता देता था कि ये पढ़ा किधर, इसने मेरे से मिलने से, प्राइम मिनिस्टर से पहले क्या नौकरी करता था, क्या ये ईमानदार है, करप्ट है, सारा कुछ मुझे पता होता था उससे मिलने से पहले। तो जब ये शहबाज शरीफ जब ये दुनिया में पैसे मांगने जाता है तो याद रखें, उनको सब पता होता है कि इसके और इसके भाई के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, चोरी का पैसा सबको पता होता है। तो जब अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जाओ चोरी करके और दूसरों को कहो पाकिस्तान में पैसा दो, लोग आपको हकारत की नजर से देखते हैं, लोग आपको जलील करते हैं। और जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जलील होता है तो सारी कौम को शर्मिंदा करवाता है। मैं जो आपको कह रहा हूं, ये रेफरेंडम है आज, या इन चोरों के नीचे, और इन्होंने अपने बच्चे तैयार किए हुए हैं, फिटे हुए बच्चे, चोरी के पैसे में पले हुए बच्चे, या वो, और या एक खुददार कौम जो एक अजीम नारे पे खड़ी हुई थी। अल्लाह से हमने खड़े होकर हमने वादा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम एक खुददार कौम है,
और ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, और जो कौमें ऊपर जाती हैं वो गैरतमंद होती हैं, वो मिलकर कुर्बानियां देती हैं, वो भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगती। अब जरा ये देखे, ये मैं जरा दिखाने लगा हूं कि अभी शहबाज शरीफ अमेरिका गया और ये इंटरव्यू दे रहा है। ये अमेरिका में टीवी को इंटरव्यू दे रहा है, जरा ये देखे क्या कहता है, फिर मैं उर्दू में बताऊंगा क्या कह रहा है। And what's available. Please, through your cameras, have this yawning that bridge and bridge very quickly. I don't. It's waiting for us. Please help us in. कहता है उस एंकर को, प्लीज हेल्प अस। और वो टीवी एंकर है शहबाज शरीफ। गोरा रंग देख के सबके सामने हाथ फैला लेते हो। टीवी एंकर है, उसे कहता प्लीज हेल्प अस, तो वो किधर से पैसे दे तुम्हें। लेकिन जब अच्छा, एक और मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि क्या चीज आप एंजॉय भी करें ना। लेकिन अच्छा, आप ये सुन ले, वो कराची जरा सुनो, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आता है, सलाब आए हुए होते हैं, वो खुद देखने आता है कि मैं कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकूं। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आता है। अब जरा ये तमाशा देखें कि शहबाज शरीफ उसे करता क्या है। Thank you very much, General Secretary, and I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officers, ladies and gentlemen, everything we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering men. Thank you. अच्छा जी, कराची, अब मैं तर्जुमा बताता हूं इसने क्या कहा उसे। वो बेचारा और बड़ा ही अच्छा आदमी है, एंटोनियो गुटरेस, जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का। वो आता है पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने, पहले तो ये उसका बाजू पकड़ लेता है, उसके बाद उसे कहता है ये जरा सुनो, और ये थोड़ी हमारे सब के लिए, मैं पाकिस्तानी होते हुए हम सब के लिए शर्मिंदगी है। उसे पता क्या कहता है? उसे कहता है जो भी पैसा आप हमें देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं हम चोरी नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से खर्च करेंगे। अच्छा भी, अच्छा जरा एक मिनट, अच्छा सर, अच्छा ये जरा एक और आप देखें, हमारा प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ जाता है वो सदर पुतिन से मिलने, रूस वाले से। जरा आप ये जरा देखें कि उसके सामने ये जब मिलने जाता है तो क्या होता है। Some news from overseas, the Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. More से
That guy is the leader of 220 million people. This is what I let you know. अच्छा मैं अब ये क्या आप देख रहे थे? अब आपको मतलब समझ आ गया कि काम पे टांगती कैसे हैं। पुतिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे हेडमास्टर के सामने बेचारा स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है। और ये होता है पाकिस्तानियों, जब एक बैरून मुल्क के साजिश के तहत एक आदमी को जिसको सजा होनी थी, इसको और इसके बेटे को FIA केस के अंदर 16 अरब रुपए की जो चोरी पकड़ी गई थी, इसको सजा होनी थी, बजाय सजा होने के बचाया गया इसे और इसको ऊपर बिठा दिया। और इससे आज पाकिस्तान को उधर पहुंचाया जिधर ये खुद अमेरिका में कह रहा है कि अब हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। वो जो भी इंटरव्यू दे रहा था कि हमारी मदद करो, हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते। तो कौन सी क़यामत आई थी 6 महीने पहले? ये पाकिस्तान की जो हर साल शाया होती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो इन्होंने इस हुकूमत ने शाया की। कराची गौर से सुनो, आप शऊर वाले लोग हो। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल के बाद हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट, मतलब कि जो हमारी माशत तरक्की कर रही थी, वो 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार जिस मुल्क में था कोरोना के बाद, वो पाकिस्तान में था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इकोनॉमिस्ट, दुनिया के इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान वो 3 मुल्कों में था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से अपने लोगों को भी बचाया, अपनी माशत को भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया। ये इंटरनेशनली माना कि पाकिस्तान का जो एहसास का प्रोग्राम था जिसमें हमने अपने गरीबों को कोरोना की लॉकडाउन की तबाही से बचाया, ये दुनिया ने माना। तो मैं फिर से सवाल पूछता हूं कि ये साजिश जिन्होंने करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, तारीख आपको नहीं भूलेगी। ये कौम जो मुश्किलात का सामना कर रही है नहीं भूलेगी। और इंशाअल्लाह जो मैं आपसे सबसे उम्मीद रखता हूं, ये जो परसों बाई इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर कौम ने रेफरेंडम करना है, बताना है कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करते। हम इन चोरों को जो 30 साल से 2 बड़े बड़े डाकू खानदान जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे थे, हम कभी इनको कबूल नहीं करेंगे। और मैं इसके साथ आज सबको बता दूं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो मैं मार्च करने लगा हूं, जिसकी मैं कॉल देने लगा हूं, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। इस मुल्क की तारीख, अवाम का समुद्र निकलेगा हमारे साथ और सबको बताएगा, सारों को पैगाम देगा इस मुल्क पे कि कौम किधर खड़ी है आज, कि कौम इसको सियासत नहीं समझ रही। हम अपनी हकीकी आजादी
कि जहाज समझ रहे हैं। और कराची, आप तो माशाल्लाह वो लोग हो जो हमेशा, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, सारी सियासी तहरीकें जो शुरू होती थी हमेशा कराची से शुरू होती थी। और अब जो मैं, हमारे साथ ही बैठते थे एमक्यूएम वाले, मैं एमक्यूएम से पूछता हूं कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? क्या वो आपके मसले हल कर दिए? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं, बताओ। हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में थी, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी। उसके बावजूद हमने कराची सर्कुलर रेलवे का शुरू किया, एक्निक से पास किया, हमने ग्रीन लाइन शुरू की, बस सर्विस। और जो सबसे बड़ा कराची का मसला है पानी का, K4 जो 15 साल से रुका हुआ था, वो हमने शुरू किया ताकि कराची के लोगों को पानी मिले। तो कराची इंशाल्लाह, जो मुझे नजर आ रहा है, 26 साल से मैं जद्दोजहद कर रहा हूं, मुझे पहली दफा नजर आ रहा है कि अंदरूने सिंध के लोग वो भी हकीकी आजादी के लिए तैयार बैठे हैं। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। इंशाल्लाह अंदरूनी सिंध के लोग तैयार हो जाओ। मैं ये मार्च से फारिग हो लूं, मेरा फिर पूरा रुख अंदरूनी सिंध पे है, और फिर कराची भी आऊंगा। और मेरा ये आज़म है कि ये जो जरदारी माफिया जिसने अंदरूनी सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, मेरे सिंधी भाइयों तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह मैं जब तक सिंध में अब दौरा करूंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, अपने सिंध के लोगों को खड़ा करूंगा, और ये अजाब, ये जो बीमारी लगी हुई है सरदारी की सिंध को, इंशाल्लाह इससे आजाद करेंगे। अच्छा कराची, अभी नाज़रत एक दो और आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूं। मैं जरा गौर से आपने वीडियो देख ली, मैं इसलिए बार बार दिखाता हूं हर जलसे में, क्योंकि अभी मरियम कहती कि हो मैं तो बेकसूर थी, और मैं बाइज्जत बरी हो गई हूं। उधर इसहाक डार कहता है मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। अब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा, और इस NRO2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में, सिर्फ वो साइकिल चोर, स्कूटर चोर, मोटरसाइकिल चोर बेचारे, उनके अलावा कोई बड़ा डाकू इस निजाम के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा। तो जब मरियम कहती है, अब आपने गौर से देखना, ये मरियम कहती है जी मेरे से तो बड़ा जुल्म हुआ, मैं तो बेकसूर हूं। देखे ना ये इमरान खान कितना जालिम आदमी है। मरियम बीबी सारी कौम से झूठ ना बोले। आपके जब हमने पूछा आपसे आज से 10 साल पहले
कि 4 बड़े बड़े महलात लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर जो है सबसे महंगा इलाका है लंदन का, उधर 4 बड़े बड़े महलात इन्होंने खरीदे हुए थे। तो जब मैंने इसे पूछा कि बताओ कि ये महलात किधर से आए, कौन से पैसे से आए, तो मरियम क्या कहती है ये जरा देखें। 10 साल पहले इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया। अब ये कब था? ये था 2014 में। बेचारी मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है और वो सच सामने ले आता है। 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, पैनामा पेपर्स। पैनामा में जो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज लेके बड़े बड़े दुनिया के वजीरों ने, प्राइम मिनिस्टर ने छुपाए हुए थे अपने असासे, उसे नहीं पता था कि वो इंकशाफ हो जाएगा और वो एकदम इनका नाम आ जाएगा कि जी मरियम के नाम पे वो 4 बड़े बड़े महलात हैं। तो पहले कहती कि लंदन को छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जब इंकशाफ होता है तो मरियम का भाई हुसैन शरीफ क्या कहता है, सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक नेम के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जी। ठीक है जी, ठीक है। सुन लिया सबने। कहती कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाई। जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा जनाब ये तो मेरी बहन मालिक है इन 4 बड़े बड़े फ्लैट्स की। तो जब ये पता चला कराची, फिर क्या हुआ? अब मरियम ने देखा कि अगर मरियम के पास तो पैसा ही नहीं था लेने के लिए, तो वो क्या कहती? अब वो अगर बाप का नाम लेती तो बाप के पास तो खुद उसने पैसा नहीं दिखाया, इसका मतलब चोरी का पैसा था। तो मरियम को बड़ा एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कहा हमारा दादा बहुत पैसे वाले था, अरबोपति था हमारा दादा। अब दादा से कौन पूछेगा, वो तो दूसरी दुनिया में जा चुका था। तो ये सुने जरा मरियम क्या कहती। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। तो समझ गए, डायरेक्टली दादा ने बच्चों को पैसा दे दिया। दादा अरबपति था। अब कराची, अब दादा तो दुनिया में नहीं था, लेकिन वो दादा शहबाज शरीफ का बाप था। मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतल्लिक क्या कह रहा है, ये सुने। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। कराची अल्लाह अल हक है, ये याद रखना। उसका वादा है कि सच सामने आएगा। और अब जो मैं आप सबको आज कराची आया खास तौर पे कि मैं आप सबकी तुरंगी और मली खास तौर पे जितने इलेक्शंस हैं, मैं आप सबकी ड्यूटी लगाने आया हूं। देखिए ये फैसला होने लगा आपके मुस्तकबिल का।
एक तरफ ये चोर हैं जो यहां से चोरी करके पैसा बाहर मुल्क को लूटने आते हैं, एनआरओ लेते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये वक्त आ गया कि हम सब हक के लिए खड़े हों, अमर बिल मारूफ के लिए खड़े हों, जो शुरू में आयत पड़ी थी। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का सबको हुक्म है कि अच्छाई हक के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो, न्यूट्रल रहने की। उसने हमें सबको कहा कि अच्छाई के साथ खड़े हो, इन चोरों के साथ ना खड़े हो। ये इलेक्शन रेफरेंडम है और मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि निकलना है। इसको आपने जहाद समझनी है इन चोरों के खिलाफ। और मैं सबसे आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने अपनी पूरी कोशिश करनी, क्योंकि ये इमरान खान अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने का, ये आपका भी है जिम्मेदारी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं सिर्फ आखिर में आपको एक बात कहना चाहता हूं। अल्लाह ने हमें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूकात। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान के सामने झुको, और जब शैतान ने कहा कि मैं आग का बना हूं, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि इंसान में मैंने क्या सलाहियतें दी हैं, क्या पावर दी है। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियतें पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे नहीं है, आपका मुस्तकबिल इन चोरों के नीचे सिर्फ उसके सामने जिल्लत है। आपका जो अजीम मकसद, अजीम नारे पे पाकिस्तान बना था, अजीम लीडर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अजीम नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे। हमारा वो मुल्क होना था जो आज सारी मुसलमान दुनिया के सामने हमने एक मिसाल बननी थी। हम कभी भी नहीं बन सकते अगर ये चोर हमारे ऊपर बैठे रहे, जो अपने आप को भी जलील करते हैं, जिनमें गैरत नहीं है और सारी कौम को शर्मिंदा करवाते हैं। इसलिए मैं 6 महीने सारे मुल्क में फिर रहा हूं अपनी कौम को तैयार करने के लिए कि ये बाई इलेक्शन तो परसों है। मैं आपको कॉल देने लगा हूं और आपने सबने निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। ये एक अजीम मुल्क है, सब कुछ दिया अल्लाह ने। तो अब आखिर में सब हाथ उठा के आपने मेरे साथ हल्फ ले लेना, सबने मेरे साथ हल्फ लेना। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने आवाज से बुलंद रिपीट करना है। टीवी पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम
पाकिस्तान की हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। कराची, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान